स्पाइन सीधी, हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात प्रार्थना। ओ और जहाँ से हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। अबे लाइन दो यार, वो अपना शूट आ दो, पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है यार। कॉफी चाय दे दे आपने। ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दुखी बिबलों बिकलों के सेवक बन संताप है, जो है बिछड़े उनको तारे खुद तर जाए। यह शक्ति हमें तो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना से बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जा। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमानी रहे। भूमि जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। संवेदना व्यक्त नहीं की और पापा चुपचाप समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री रंजन कुमार उपस्थित है, सेमेस्टर 2 स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, वो समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी है और वो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित है, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूर्वा बाहेती जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है और समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहाँ के 3 मनीषियों के हम ऋणी हैं। ये मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JB अग्रवाल जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SF सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त हमने अन्य गुरुओं से भी शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा की हो और चाहे चिकित्सा शिक्षा की हो। तो हम वहाँ के जो उद्देश्य है, वहाँ का जो मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ट्रीट वन, तो उस विधा को
उस मोटो को पूरे आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस विधा का लाभ न केवल हमको मिले बल्कि आपको भी इसका लाभ मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। हमारे बीच में खुशबा बहेती जो उपस्थित है, जो आज रक्त को जो DSB का जो है 3 है रक्त, उसमें से वो क्लास ले चुकी है और वार्ता कर रही है। तो अब वो अगला क्लास लेंगी, तो मैं शेयर कर दूँ। आपका स्वागत है, आप शुरुआत करें। मैं शेयर हाँ, तो हम पहले शुरुआत करने से पहले हम देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था कि जो रक्त है वो एक एक तरीके का टिश्यू है, उस वो फ्लूइड टिश्यू का पार्ट था। तो उस रक्त के हमने प्रोटीन्स के बारे में देखे थे। हमने देखा था कि रक्त में कितना प्लाज्मा है, 50 to 58% प्लाज्मा है और 42 to 55% ब्लड सेल्स है। और ब्लड सेल्स के हमारे पास तीन तरीके के ब्लड सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें से 2 के बारे में हम पढ़े हैं अभी तक। हमने एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने देखा था कि कैसे हीमोग्लोबिन का कैटाबॉलिज्म होता है शरीर में, और कैसे जॉन्डिस जो बीमारी है जिसको हम पीलिया बोलते हैं अपने भाषा में, वो होती है। और कितने प्रकार के जॉन्डिस होते हैं, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक एंड हेपेटिक, 3 तरीके के जॉन्डिस के बारे में हमने पढ़ा था। फिर हमने एरिथ्रोसाइट से रिलेटेड बाकी बीमारियों के बारे में पढ़ा था। एनीमिया के अलग अलग प्रकार के एनीमिया पढ़े थे। और फिर हमने ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ा था कि ल्यूकोसाइट्स 5 प्रकार के होते हैं। 3 ल्यूकोसाइट्स में के साइटोप्लाज्म में वो ग्रेन्यूल्स होते हैं और 2 में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। ये जो 3 होते हैं, ये 3 जो जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये 3 बोन मैरो में बनते हैं। और जो 2 हैं मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, वो हमारे लिम्फ नोड्स में बनते हैं। हम इतना सब देखे थे। और हमने लिम्फोसाइट्स की जो 2-3 बीमारियां हैं, ज्यादा तो थी नहीं, 2 बीमारियां बेसिकली हमने उसके बारे में पढ़ा था। एक तो ब्लड कैंसर पढ़ा था और दूसरा हमने एड्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आज की क्लास शुरू करेंगे हम थ्रोम्बोसाइट्स के बारे से। थ्रोम्बोसाइट्स का हम लोग जनरली थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। जो जनरली जब डेंगू होता है तो हम लोग को सबसे ज्यादा रिपोर्ट्स में प्लेटलेट्स गिरने की खबर मिलती है कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं। अब ये प्लेटलेट्स होते क्या है? अगर हम शरीर खून के रक्त के सेल्स को अगर हम देखें तो ये जो प्लेटलेट्स है ये सबसे छोटे, एकदम महीन। अगर हम कंपेयर करें तो आरबीसीज बड़े होते हैं, डब्ल्यूबीसीज उससे छोटे होते हैं, और प्लेटलेट्स सबसे छोटे महीन एक डिस्क शेप के घूमते रहते हैं शरीर में पूरे जगह। लेकिन ये इनका काम जो होता है, अगर होते बहुत छोटे हैं, लेकिन जैसे ही किसी कारण से हमारी ब्लड वेसल्स में रक्चर होता है या कट जाता है, ये खून बहने लगता है बाहर, तो ये अलर्ट हो जाते हैं और ये अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे कुछ अपने बाहर निकालते, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और फिर वो ऐसे ज्वाइंट करके अपने आप को, एक का फिंगर दूसरे से ऐसे ज्वाइंट करेगा, एक जाल बना लेता है, और उस जाल से वह रक्त को बाहर बहने से रोकता है। बेसिकली अगर इसका काम है, अगर हमारे कहीं पे भी लग जाए, कुछ हो जाए, तो अगर ये नहीं हो तो हमारा ब्लड ज्यादा बह जाएगा और ब्लड लॉसेस के कारण हम डेथ भी हो सकती, बिकॉज ब्लड के बिना तो इंसान जी नहीं पाएगा। ब्रेन तक ब्लड जाना बंद हो जाएगा तो इंसान मर भी सकता है। तो बेसिकली इसका काम होता है जितना जल्दी हो सके खून के बहाव को, खून बाहर लॉस हो रहा उसको रोकने का काम होता है इसका, थ्रोम्बोसाइट्स का। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और जो हमने पहले पढ़ा था एक प्रोटीन फाइब्रिनोजन इसमें बहुत हेल्प करता है इसको बांध के ऐसे मतलब खून को रोकने, बाहर बहने से रोकने के लिए। तो ये हमने देखा था। और इसमें कुछ इसमें 13 फैक्टर्स होते हैं, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसका काम होता है। और अब इससे रिलेटेड बीमारियां जो होती है वो एक
तो बेसिकली रिपेयर प्रोसेस में काम करता है, और इसकी जो बनता है उसको बोलते हैं परपुरा। परपुरा करके कुछ जो क्लॉथ्स होते हैं उनको परपुरा बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इससे बीमारी जो होती है, सबसे बड़ी जो तकलीफ कभी कभी क्या होती है ना, ये कभी कभी अगर बाहर जो खून बह रहा है उसका क्लॉट यहाँ हुआ है वो हमको दिख रहा है, कभी कभी ये क्लॉट अंदर ब्लड वेसल्स में भी हो जाता है, और ये ब्लड वेसल्स में जब परपुरा हो जाता है तो जब वो ठीक हो जाता है तो ये कभी कभी डिसॉल्व नहीं होता है और ये रक्त के साथ घूमने लगता है। अगर लंग्स के पास जाता है तो लंग्स उसको ठीक कर देता है। लंग्स के पास एक हम पढ़ेंगे आगे, लंग्स इसको वर्क करता है इस पे। बट कभी कभी ये त्रिपुरा बंद नहीं, डिसॉल्व हो नहीं पाता है, तो ये जब छोटी छोटी कैपिलरीज में जाता है तो वहां पे ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो ये एक सबसे बड़ी है कि अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ये बाकी सेल्स को चलने नहीं देगा, और त्रिपुरा हुआ है तो डेफिनेटली कैपिलरीज बहुत पतली है, वहां पे अगर फंस गया तो आगे ब्लड का बहाव रुकेगा, तो वहां पे कभी कभी ये तकलीफ देता है। तो इसका सबसे बड़ी तकलीफ बेसिकली की ये होती है कि पिपुरास जो होते हैं वो डिसॉल्व नहीं हो तो तकलीफ देते हैं। तो ये हुआ हमारे ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना। अब हम देखते हैं फिजिकल क्वालिटीज ऑफ ब्लड। तो फिजिकल क्वालिटीज में सबसे पहले जो रंग, इस पर थोड़ा सा ये जो हीमोस्टेसिस, कौन सा हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस सर, ये जो शरीर का खुद का काम है कि खून को खून बहने लगे तो अपने आप उसको वर्क करके उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो खुद का ही अपने आप को रोकने का काम, जैसे ही ये जब बह रहा होता है ना तो क्या होता है ना, जैसे ही इसको वो कटी हुई जगह पे जैसे ही टच करता है ना, इसके सेंसर चालू जग जाते हैं, फिर आसपास के सारे थ्रोम्बोसाइट्स को पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही फिंगर लेग प्रोजेक्शंस बनाता है, फिर एक दूसरे से ऐसे जाल जैसे बनाता है, तो एक बार का ये रोक लेता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे वो आपने देखा होगा प्लग जैसा बन जाता है, एक पपड़ी जम जाती है, वो प्लग बन के वो रहता है 5-10 दिन तक, जब तक कि वो एरिया कवर नहीं, वो एरिया हील नहीं होता है, तब तक वो वहां पे वैसे उसको पकड़ के रखता है ताकि खून का बहाव शरीर के बाहर ना जा पाए, ब्लड लॉस नहीं हो पाए। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ सर, बाकी आप देख लीजिए, थोड़ा सा बस थोड़ा शॉर्ट। ये वर्चुअली हीमोस्टेसिस जो है, ये देखिए प्लेटलेट का हम लोगों ने आरबीसी पढ़ा, बताया पूर्वा जी ने कि हम लोगों ने पढ़ा आरबीसी, उसका काम था कि हमको न्यूट्रिशन देना, ऑक्सीजन देना। ऑक्सीजन काम क्या करता है, अल्टीमेटली न्यूट्रिशन का लिए, और जितने प्रोडक्ट हैं न्यूट्रिशन वाले वो उसी ब्लड के माध्यम जाते हैं। तो ये आरबीसी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूट्रिशन, नंबर 1। नंबर 2, हमको कोई घर हमारे पास होगा तो हमको केवल भोजन नहीं चाहिए बल्कि हमको डिफेंस का भी चाहिए। तो डिफेंस के लिए हमारे पास पूरी मैकेनिज्म 5 है, और हर तरह के हर दरवाजे, और लोग बंद कर ले अपना वीडियो, म्यूट कर ले वो म्यूट कर ले जिसका हो रहा है। तो जो स्पेशली जो घर है, उस घर में हमको डिफेंस का चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा के लिए 5 हमारे पास रखे गए सैनिक, उनका सबका अलग अलग वर्क है। कोई हमारे उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई बैठा हुआ है, कोई हमको अगर युद्ध हो रहा है तो ये लड़ाई होती है, तो लड़ाई में जो मार काट होती है तो उसमें अपने सैनिक भी होते हैं और बाहर के सैनिक मरते हैं, तो उनको भी सफाया करने काम भी हमारे पास है। फिर हमारे पास सबसे अधिक छोटी होती है पैदल सेना, सबसे बड़ी संख्या में होती है, जो पैदल सेना तुरंत लड़ती है, तो उसको भी हम लोग न्यूट्रोफिल कह रहे हैं। फिर हम लोगों ने बेसोफिल कहा, फिर हम लोगों ने 2 मोनोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट कहा। लिम्फोसाइट हमारी बैकबोन है, जैसे हमारे शरीर के लिए बैकबोन बहुत आवश्यक है, वैसे हमारे पास लिम्फोसाइट का आर्टिलरी, युद्ध में जितना गोला बारूद बनाना है वो काम इनका है, और वो काम सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारी बैकबोन है। और वो सजल दस्ती का जो वो है दस्ता, उसका सबसे महत्वपूर्ण। अब हमारे पास बचा डिफेंस हो गई। तीसरा हुआ कि हमारे पास सबसे बड़ा धन क्या है, रक्त, वही हमारा पोषण दे रहा है। अगर रक्त बहना शुरू हो जाए और रक्त बर्बाद हो जाए तो क्या होगा, तो घर बनाने का,
घर में क्या है, आपका सामान है, फ्रिज है, टीवी है, मनी है, ये सब चीजें, अगर ये सब बाहर हम लोग भेजना शुरू कर दें तो अल्टीमेटली घर तो समाप्त हो जाएगा। घर में ना अलमारी रहेगी, ना टीवी रहेगा, ना फ्रिज रहेगा, ना कोई खाने का सामान रहेगा, ना कोई पैसा रहेगा, ना रुपया रहेगा। तो अल्टीमेटली घर को घर बनाने का काम जो है ये सबसे छोटे वो करते हैं। कौन इनका नाम है? इनका नाम है थ्रोम्बोसाइट, और हम लोग प्लेटलेट के नाम से इनको कॉमन पार्लेंस में जानते हैं। अब जब ये काम, इनका काम कैसे, देखिए सबसे छोटे हैं इन, ये और बदमाश है, बहुत बदमाश है। छोटे छोटे बच्चे जैसे होते नहीं है, मेला में जाते हैं तो जो दुकान होती है वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं, और आप लोग 5 लोग जो है मदर फादर सब पेरेंट्स लोग पूछ रहे हैं बच्चा कहाँ चला गया, ऐसे इनका स्वभाव है। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो छोटे हैं तो बड़े जो हमारे सेल्स है ये इनको बीच में रखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है बिछड़ करके किनारे चले जाते हैं, और जब रक्त प्रवाह कम होता है तब ये किनारे हो जाते हैं। तो इसलिए कभी कभी ये क्लॉट करते हैं, और क्लॉटिंग से क्या हो जाता है, अल्टीमेटली हार्ट अटैक वगैरह की घटनाएं हो जाती हैं, क्योंकि फंस जाते हैं वहीं पर जाकर रुक गए। तो ये घटनाएं है सवेरे। दूसरा जो हेमोस्टेसिस है, ये मतलब हीमो माने रक्त है, हीमो माने रक्त होता है, स्टेसिस माने रोकना, उसको स्थिर करना। तो अब को शरीर के बाहर रोकना, तो 4 उसकी कंडीशन है। देखिए वैसोप्रेज्म, एक वैसोस्पैज्मिक है पहली कंडीशन, फिर थ्रोम्बोसाइटिक प्लेक फॉर्मेशन तीसरी कंडीशन, तीसरी कोएगुलेशन है, और चौथी जो है आपके बाद रिपेयर प्रोसेस है। अब देखिए कैसे होता है, इसका थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसलिए है जानना। वैसोस्पैज्म माने क्या होता है, जाया ये पूरे हमारे जो वेसल्स हैं उनका एक कैरेक्टर है, जैसे ही वो कहीं कटेंगी तो क्या होगा, वो अपने आप एक दूसरे से अटैच हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करेंगी, तो ये लोकल मायोजेनिक रिफ्लेक्स कहते हैं इसको, तो उसकी वजह से ये उड़ना चाहती हैं तो उसको बंद करना चाहती हैं। अब ये काम, दूसरा काम क्या है, थ्रोम्बोसाइटिक प्लग फॉर्मेशन। प्लग माने जैसे हम पूरा किसी बोतल में प्लग लगा देते हैं, वैसे ही ये क्या करते हैं, छोटे छोटे होते हैं तो ये सारे आकर के चिपक, इनका चिपकना स्वभाव है। छोटे बच्चे का चिपकना, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, आप छोटे चाहे कुत्ते के बच्चे हो या वो हो, अगर आपके बगल में चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होंगे पैर के आसपास चले जाते हैं, वैसे ही ये इनका स्वभाव है कि क्या करते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये उसको बंद कर देते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा कोएगुलेशन, ये 15-20 सेकंड के बाद शुरू होता है, 3-7 मिनट में समाप्त होता है। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए 13 फैक्टर आवश्यक है, 13 फैक्टर होते हैं, और इसमें छठवें देखिए पढ़िएगा, छठवां फैक्टर अभी ज्ञात नहीं है। ये मॉडर्न साइंस अभी छठवें फैक्टर को ज्ञात नहीं कर पाई है। फिर इसके बाद इनमें जरूरी क्या चीज होती है, नंबर 1 थ्रोम्बोसाइट चाहिए, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट चाहिए, मतलब थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट चाहिए। फिर हमारे इंजर्ड टिश्यू चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना इंजर्ड टिश्यू काम करे, इंजर्ड टिश्यू चाहिए। फिर कैल्शियम फैक्टर चाहिए, और इन्हीं सब में आपको विटामिन के भी कहीं आवश्यक है, जो इन्हीं सब में वो ऐड हो रहा है, एड ऑन हो रहा है। तो कैल्शियम की बहुत जरूरत, जो आप लोग कहीं पढ़ेंगे, कैल्शियम की बहुत जरूरत पड़ेगी, इंजर्ड टिश्यू की जरूरत पड़ेगी, थ्रोम्बोसाइट पड़ेगी। ये 3 मिलेंगे तब ये प्रोसेस शुरू होगा। कौन? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, फिर थ्रोम्बिन बनेगा, फिर फाइब्रिनोजन बनेगा, फिर फाइब्रिन बनेगा, अंतिम जो है फाइब्रिन बना के क्लॉट बना देगा। तो इससे क्या होगा, जैसे ये हो जाएगा तो ये आपका क्लॉट बन जाएगा, फिर आपका रुक जाएगा ब्लड। फिर रिपेयर प्रोसेस, फिर आप देखते होंगे कहीं चोट लग गई, उसके बाद आपका जो है स्किन बाद में कुछ दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो रिपेयर प्रोसेस है। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं, ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसको रेशा बना देते हैं। हमारा सारा स्किन जो है फाइबर से बनी हुई है, तो उसको रेशे बना करके मरम्मत कर देते हैं। 7-10 दिनों में आपकी स्किन थोड़ा बिल्कुल बढ़िया दिखने लगती है। तो ये उसका है। ठीक मैडम, क्वेश्चन होता यस सर, कंटिन्यू। सर स्टार्ट करें। हाँ कंटिन्यू करिए आगे। सर तो हम फिजिकल क्वालिटीज ऑफ ब्लड पे चलें, ये पूरा ये जो डिजीज है इसको डिटेल में थोड़ा और समझाना। वो हो चुका। सर ठीक है, तो फिजिकल क्वालिटीज ऑफ ब्लड है, तो पहले बात कलर, तो रंग तो हमको पता है, अगर वो आर्टरीज में है तो स्कारलेट रेड होता है, और अगर वो वेन्स में है तो पर्पल रेड होता है। रीजन स्कारलेट रेड होने का रीजन है क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन है, और पर्पल रेड का ऑक्सीजन की थोड़ी कमी, कंपैरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड आ चुका है तो वो थोड़ा
एल्कलाइन टाइप का ब्लड है, इसलिए उसका कलर पर्पल रेड हो गया। क्वांटिटी 1/3 ऑफ आवर, नहीं 1/13 ऑफ आवर, मतलब 7.7% या एक 1/13 ऑफ आवर बॉडी वेट, इतनी क्वांटिटी में हमारे शरीर में खून होना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज के 0.8 से 0.2 से 0.8 लीटर बढ़ जाता है, बिकॉज प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसके नीचे यूरिन पास हो रहा है, उन सब में थोड़ा सा पानी का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, तो उनके शरीर में क्योंकि पानी ज्यादा हो जाता है तो ब्लड भी ज्यादा हो जाता है उसके कारण से। एसिडिक जो, क्योंकि ये खून जो होता है ये हमारे पूरे शरीर में हर ऑर्गन के पास जाना होता है, हर ऑर्गन को वर्क करने में हेल्प करता है। और हमारे सारे ऑर्गन्स, जो हमने कल भी सर ने टेस्ट के बारे में बताया था, हमारे सारे ऑर्गन्स एल्कलाइन कंडीशन में अच्छे से कंपैरेटिवली बेटर वे में वर्क करते हैं कंपेयर टू एसिडिक, क्योंकि एसिड जनरली चीजें को जलाने में हेल्प करता है, वो थोड़ा दिक्कत देता है, और एल्कलाइन चीजें को स्मूथली वर्क करवाता है। तो और क्योंकि शरीर में हर जगह इस खून को जाना है, तो इसका नेचर थोड़ा एल्कलाइन की तरफ होता है, दैट इज 7.4 प्लस माइनस 0.004% pH। वेरी करता है, कभी 6.8 होता है, लेकिन हमको जनरली कोशिश करके अपने खून को एल्कलाइन की तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको सब ऑर्गन्स के पास जाना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो है 1.057। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना वर्क करता होगा वो होगा। विस्कोसिटी, हमने विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा भी था कि अगर पानी का बहाव ये है, एक है, तो इसका है 4 प्लस माइनस 0.5, मतलब पानी से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, ताकि इसकी विस्कोसिटी मतलब उसका बहाव थोड़ा कम है। पानी का एक है तो इसका 4 है, वैसा उसका बहाव है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज 292 ग्राम्स, जो भी वो देख लीजिएगा, इस पे लिखा हुआ है। और ESR जो होता है, ESR जनरली टेस्ट में देखा जाता है, इसको कहते हैं इरेथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट्स। ये जनरली जब खून को कोई टेस्ट ट्यूब में डाल के ऐसे जोर से चर्न करते हैं ना, तो इरेथ्रोसाइट्स, क्योंकि सेल सबसे बड़े हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो ESR इज उसको जो बैठने का सेडिमेंटेशन का जो रेट है उसको बोलते हैं ESR। ये जनरली देखा जाता है कि ESR की क्वालिटी चेक करने के लिए ये टेस्ट हुआ जाता है। तो इसका होना चाहिए 0 से 2.20 mm इन अ फर्स्ट आवर। जनरली इसके ऐसे टर्न करते फिर देखते, जैसे हम अगर हमको घी से मक्खन निकालना तो हम चर्न करते हैं ना, वैसे ही। और अब देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ ब्लड। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबको पता है कि ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज में लेके लंग्स को देना कि वो बाहर निकाल दे, ये सबसे बड़ा काम है। इसके कारण जो दूसरा काम होता है, ये जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है, तो इसके कारण हमारे शरीर का pH मेंटेन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे शरीर से नहीं निकलेगी तो हमारे शरीर का pH बढ़ जाएगा और हमारा शरीर एल्कलाइन की जगह एसिडिक होने लगेगा। तो इस pH को मेंटेन करने में भी हेल्प कर रहा है, बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालने में मदद करता है। अब दूसरा काम जो हम हमेशा देखते भी है, न्यूट्रिएंट्स को जो SI ने हमारे जो अब्जॉर्ब किए न्यूट्रिएंट्स, वो जाके सीधे खून में मिल रहे। अब वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम जनरली हम इसको थोड़ा सा एक सिंबल लाइन में ऐसा समझ सकते हैं। जो काम पूरे शरीर का, जो भी चीज हमको पूरे शरीर में घुमानी है, वो काम हम ब्लड को दे देते हैं कि तुम ही हो ऐसे जो पूरे शरीर में घूमोगे। तो पूरे शरीर में कुछ भी हमको अगर पहुंचाना तो हम ब्लड से एक्सपेक्ट कर दे कि वो काम ब्लड करेगा। तो न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, फिर हमारे पानी का लेवल को मेंटेन करना, कि ये जाके जनरली इसमें हमारे को किडनी हेल्प करती है। पानी हमारी बॉडी में 40 लीटर होना चाहिए। अगर सपोज करो हमने किसी कारण से पानी ज्यादा पी लिया है, तो क्या करता है ये किडनी, खून में वो पानी अल्टीमेटली वो खून में आ जाता है। फिर जब किडनी उसको फिल्टर करती है तो वो समझती है कि हमारे खून में पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, तो वो उसको एक्सक्रीट आउट कर देती। और सपोज करो पानी कम होता है, तो हमारे खून से जब एक्सक्रीट करो तो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती
एंड इसमें एलआई भी बहुत हेल्प करती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी, कि वो पानी को अब्जॉर्ब करती है। और खून में जितना मतलब शरीर में पानी का लेवल जो है वो इंट्रासेल्यूलर और एक्स्ट्रासेल्यूलर फ्लूइड का पानी दिया हुआ है, उसको मेंटेन करने में हमारा खून का बहुत बड़ा काम होता है। पीएच मैंने आपको बताया ही था अभी, आपकी बॉडी का पीएच को मेंटेन करता है। 330 डिग्रीज ऑफ 330 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रोज ये शरीर से बाहर निकालता है। तो ये, और एट 15 लीटर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HCl टू ब्लड, अगर ये निकालेगा, मैंने बताया था ना, शरीर एसिडिक हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। बॉडी टेम्परेचर को ये इसलिए मेंटेन करने में इजी होता है क्योंकि ये शरीर में घूम रहा है। तो अगर सपोज करो मेरा हाथ थोड़ा गर्म है और मेरा नीचे पैर थोड़ा ठंडा, तो क्या होगा, यहाँ से शरीर खून गर्म निकलेगा, वहां पे जाके ठंडा हो जाएगा, फिर वो ठंडा खून वापस से यहाँ आएगा, तो यहाँ पे गर्म है, मतलब तो क्या होता है, धीरे धीरे वो टेम्परेचर को घुमा देता है पूरे शरीर में, और उसके कारण से हमारा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन हो जाता है, क्योंकि वो खुद घूम रहा है, तो खुद के साथ में हीट को भी घुमाएगा। तो जहां ज्यादा हीट है, और अगर सपोज को कहीं ज्यादा हीट और कहीं कम हीट है, तो वो उधर हीट्स को एक्सचेंज करके हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। लेकिन अगर बुखार आता है तो सारे शरीर में ही हीट ज्यादा हो जाती है, तब इसलिए, क्योंकि कोई बोल सकते हैं बुखार क्यों आ जाता है, तो बुखार में तो बॉडी पूरी ही हीटेड है, तो उस टाइम पे ये नहीं कर पाता, तो उस टाइम पे हमको बाहरी दवाइयों या उन सबसे हेल्प लेनी पड़ती है अपनी हीट को रेगुलेट करने में। डिफेंस हमने देखा था, डिफेंस में वो जो WBCs है, ल्यूकोसाइट्स हैं, उनका काम डिफेंस का ही है। कॉन्जुगेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स का, जो खून को रोकना, रक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो खुद अपने आप को खुद ही हील भी कर लेता है कि खून बाहर जाए नहीं। अब हम पढ़ेंगे ये इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जो हमने बात की थी टी सेल्स और बी सेल्स के बारे में। लिम्फोसाइट्स का जो था हमारा, हमने बोला था ना आगे करेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में, कि लिम्फोसाइट्स जब थाइमस में जाते हैं तो टी सेल्स क्रिएट करते हैं, और जब लीवर में जाते हैं तो बी सेल्स क्रिएट करते हैं। अब ये टी सेल्स और बी सेल्स वर्क कैसे करते हैं, छोटा सा ब्रीफ में समझाने की कोशिश करते हो, ट्राई देखते हैं। टी सेल्स भी ना जनरली दो तरीके के बन जाते हैं, एक होता है हेल्पर सेल और एक दूसरा सेल जो डिफेंस करता है। तो जैसे कोई एंजाइम्स आते हैं, तो जो दूसरा जो डिफेंस वाला जो सेल होता है वो क्या करता है, जो भी पैथोजेंस शरीर में आते हैं उससे चिपक जाएगा, उसके सेल से चिपक जाएगा, और उसके सेल से चिपक के उसको पढ़ लेता है कि इसका केमिकल रिएक्शन या ये है क्या चीज, उसको समझने की कोशिश करता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है, और वो पढ़ के अपने हेल्पर सेल को बता देगा भैया ये चीज ये है। फिर वो हेल्पर सेल क्या करता है, जाता है बी सेल के पास कि भैया ये आया है पैथोजन, इसके ये केमिकल कंपोजिशंस है और ये चीज है, अब तुम एक काम करो, एंटीबॉडी बनाओ। कितने में वो बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं, और वो फिर मतलब बेसिकली टी सेल और बी सेल दोनों मिलके फिर इससे लड़ते हैं और पैथोजेंस को खत्म कर देते हैं। अब इसमें एक और चीज जो समझने की ये है कि एक होती है सेल्यूलर इम्यूनिटी और एक होती है इम्यूनल इम्यूनिटी, दो होती है। तो ये जो होती है ना, टी सेल्स जो होते हैं ना, ये सेल के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, उनसे बॉडी के सेल्स में जो पैथोजेंस आ जाते हैं वो उनसे लड़ते हैं, और बी सेल्स जनरली जो होते हैं ना, एक्सटर्नल बॉडी फ्लूइड्स में जो एंजाइम्स होते हैं उनसे लड़ते हैं। बट बेसिकली करते ये तीनों का एक टीम होती है कि भैया तू चिपक जा, पढ़ के बता क्या है, वो हेल्पर सेल जाके बी सेल्स को बताएगा भैया ये चीज है, इसके हिसाब से आप एंटीबॉडीज क्रिएट करो, फिर वो एंटीबॉडीज जाके, बी सेल्स खुद नहीं लड़ता, वो एंटीबॉडीज क्रिएट करता है, वो एंटीबॉडीज आके लड़ती है। सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? तुमने बहुत एडवांस बता दिया है। सेल कर पड़ा था मतलब सरल, वो इतना फर्स्ट सेमेस्टर वाले समझ नहीं पाएंगे। ओके सर, कल थोड़ा पढ़ा तो समझाने की कोशिश करी। नहीं, वो सरल ये जो इसमें लिखा हुआ वो सरल है, और वो जो है थोड़ा सा एडवांस वाले उसमें है, जिसमें क्योंकि हेल्पर सेल उसमें, इसमें हेल्पर सेल की बात ही नहीं कर रही है। हेल्पर सेल की बात इसमें नहीं की है। जैसे हेल्पर सेल की बात आप करोगे वैसे वो एडवांस वाले में हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, 4-5 सेल्स की बात करनी पड़ेगी टी सेल्स में। एनीवे, हम अगर शॉर्ट में बताना हो तो मुझे ऐसे बताना पड़ेगा कि जैसे ही जब आप बर्थ नहीं हुआ अभी,
और अभी भ्रूणावस्था में है, तो वहीं पर क्या होता है, आपके लिम्फोसाइट चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग के लिए कहाँ कहाँ चले जाते हैं? 2 जगह पे जाते हैं। एक थाइमस है ट्रेनिंग सेंटर, और एक है आपका लीवर है। लीवर तो थाइमस जो है ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर गए और इन्होंने वहां से ट्रेनिंग लिया। उसी तरह लीवर में गए और उन्होंने वहां से ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग लेने के बाद आए, वहां ट्रेनिंग दी गई डिफेंस की, और ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद आए और आने के बाद ये चले गए यहीं पर जो हमारे नोट्स बने होते हैं उन नोट्स में ये आकर रुक गए या बोन मैरो में चले गए। ये उसका कंसेप्ट है। अब इनको नाम दिया गया क्योंकि थाइमस में गए थे, तो थाइमस से ट्रेनिंग है, तो थाइमस टी लिम्फोसाइट हो गए। बी में जो है बर्सा बर्ड्स में पहली बार इसकी खोज की गई थी। लीवर की इक्विवेलेंट जो भाग था वो बर्ड्स में खोज की गई थी, तो उसको नाम दिया गया था बर्सा। तो बर्सा की वजह से बी लीवर को बी लिम्फोसाइट कहा गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने उसका नाम चेंज नहीं किया। जबकि बाद में लीवर हो गया था तो एल लिम्फोसाइट कह सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा, उन्होंने बी लिम्फोसाइट ही इसको रखा, और बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के रूप में। अब ये बैठे हुए हमारे चुंगी चौकियों में। चुंगी चौकियां क्या है? लिम्फ नोड्स हमारे हैं। बोन मैरो में कुछ बैठे, कोई लिम्फ नोड से बैठे हुए हैं। अब एंटीजन बाहर वाला जो आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं शरीर के अंदर डिफेंस वाला मैकेनिज्म एंटीबॉडी है, वैसे बाहर के लिए एंटीजन है। अब एंटीजन आया माने दुश्मन कोई भी होगा, वो वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, अमीबा होगा, ये जितने होंगे ये सब कहलाएंगे एंटीजन। तो अब ये एंटीजन कहलाएंगे, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये एंटीजन इनको मानिए। अब ये एंटीजन आ गए, तो जैसे ही आ गए तो हम लोग फेगोसाइटोसिस हम लोगों ने पढ़ा सुना है कि हम लोग जो ब्लड में है, ये दुश्मन को हमारे सिपाही जो है खोजते रहते हैं कि कहाँ कोई दुश्मन है। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई दुश्मन एंटीजन दिखा तो हर एंटीजन किसी न किसी प्रोटीन से निर्मित है। तो हम लोग उन्होंने ये गए और इन्होंने देखा कि ये हमारी तरह का आदमी नहीं है, ये कहीं डिफरेंट टाइप का है, हमारे सेल से नहीं मिलता हुआ है, तो ये अपना तरफ का आदमी नहीं है। तो उसको उन्होंने क्या किया, उसको पकड़ के मार डाले। ये नॉर्मल डिफेंस है जिसमें मार डाले इनगल्फ जब कर लिया तो उसको सब नोट कर लिया कि इसके पास कौन सी आर्टिलरी है, कौन सा तोप है, कौन सा बारूद है, कौन सा वो है, कौन से दुश्मन का, सारी चीजें उसकी स्पेसिफिक चीजें उन्होंने नोट कर लिया। और नोट करने के बाद तुरंत वो हमारा लिम्फोसाइट, वो ये जो फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस कहलाता है, फैगोसाइटोसिस जो कर रहा है, फैगोसाइटोसिस जितने हैं मैक्रोफेजेस भी वही काम करते हैं। इन सबके नाम है, जैसे सिपाही है, पुलिस है, कोई कहते हैं सीएसएफ का, कोई बीएसएफ का है, ये सब नाम है। तो मैक्रोफेज भी बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस जो करते हैं वो भी फैगोसाइट्स कहलाते हैं। तो वो सब हो गए हैं। तो इन्होंने क्या किया, तुरंत गए और इन्होंने कहा दे दिया, तुरंत इंफॉर्मेशन जाके दे दिया बगल में जो भी, चाहे बोन मैरो हो और चाहे लिम्फ नोड हो, वहां बता दिया कि भैया एक दुश्मन आया हुआ जो इस तरह का दुश्मन है और उसके साथ ये चीजें हैं। अब जैसे ये शुरुआत हुई तो वहां जो बैठा हुआ है लिम्फोसाइट, चाहे वो बी लिम्फोसाइट हो चाहे वो टी लिम्फोसाइट हो, कोई भी बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो वहां पर इनके अगेंस्ट में एक क्रिएट करेगा लिम्फोसाइट टाइप का, एक अलग से अपना एक सैनिक तैयार करेगा और वो कहेगा कि ये सैनिक हमारा जाएगा और युद्ध में लड़ेगा। उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है दोबारा, और उस ट्रेनिंग के बाद नए आयुध, नए जो मशीनरी है उसके अगेंस्ट में उसको दे देते हैं, और वो कहते हैं कि जाओ और रक्त प्रवाह में, मतलब चैनल में भेज दिया, चैनल माने जो ब्लड चैनल है वहां भेज दिया। वहां उनसे कहा कि भैया ये रक्त से आप गामा ग्लोबुलिन ले लीजिए, और उनसे लेकर के एंटीबॉडी माने उस एंटीजन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज जाएगी। अब इन एंटीबॉडीज के 2 तरीके होंगे। अगर ये टी लिम्फोसाइट द्वारा ट्रेनिंग की गई है, टी लिम्फोसाइट से की गई है, तो ये क्या करेगा, ये सेल के अंदर जो दुश्मन घुस जाएगा उसको मारेगा। और अगर ये बी लिम्फोसाइट से एंटीबॉडी बनी है तो ये क्या करेगी, जो बाहर ईसीएफ जो है वहां जो बैठे हुए दुश्मन उनको मारने की कोशिश करेगा। बस ये उसका सिस्टम है। ठीक है, शॉर्ट में। चलिए नाउ कंटिन्यू। तो हो गया। अब हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स।
ए बी, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव सुना तो होगा हम सब ने। ये होता क्या है, हुआ क्या था कुछ साल 1901 में कुछ एक वॉर हुआ था। अब वॉर के बाद है ना, देखा कि यार सैनिकों को खून चढ़ा रहे हैं, सैनिक मर जाते हैं, सैनिकों को खून चढ़ाते हैं सैनिक। तो तब तक हमको पता नहीं था कि ब्लड सेल्स, ये ब्लड ग्रुप्स का भी तरीका होता है। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हम तो इनको बचाने की कोशिश करते हैं और ये मर जाते हैं। तो फिर उसके बाद पता चला कि एक, हर इंसान को हम कहते हैं ना हर तरीके का खून नहीं चढ़ सकता, तो पता चला कि एक ब्लड ग्रुप एक्चुअली होता क्या है। ये जो इरेथ्रोसाइट्स होते हैं ना, इनका जो प्रोटीन होता है ना, इसके ऊपर है ना एक प्रोटीन होता है। किसी के ऊपर होता है, किसी के ऊपर नहीं भी होता है। एक प्रोटीन, एक छोटा सा प्रोटीन अटैच रहता है इनके इरेथ्रोसाइट्स के ऊपर। इसको बोलते हैं एग्लूटिनोजन। एग्लूटिनोजन के तीन तरीके होते हैं, ए एग्लूटिनोजन, बी एग्लूटिनोजन और ए बी, दोनों भी हो सकते हैं। तो और किसी पे नहीं भी होता है। तो क्या होता है, एग्लूटिनोजन जो होता है वो प्रोटीन होता है, वो एरिथ्रोसाइट्स के ऊपर चिपका हुआ रहता है। तो जिस जिस इंसान के एरिथ्रोसाइट्स पे, ब्लड सेल्स पे ए एग्लूटिनोजन जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम बोलते हैं अल्फा एग्लूटिनोजन जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ए ब्लड सेल्स। जिसके बी एग्लूटिनोजन जुड़ा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप। और जिसपे दोनों होते हैं ना, उसको बोलते हैं ए बी। और जिसके नहीं होता उसको बोलते हैं ओ। अब जिसके ओ एग्लूटिनोजन, जिसके पास ओ है, उसके पास तो एग्लूटिनोजन है ही नहीं। इसका तरीका ये होता है। अब ये एग्लूटिनोजन का तो हमने पढ़ लिया, ये होता है ब्लड सेल्स के अंदर। अब क्या होता है फिर, प्लाज्मा भी कुछ होता है ना, हमने देखा था खून में क्या होता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा दोनों। तो जिस खून के सेल के पास एग्लूटिनोजन ए है, उसके प्लाज्मा में होता है बीटा वो एग्लूटिनिन। एग्लूटिनिन एक और दूसरा प्रोटीन होता है, उसके प्लाज्मा में आपको बीटा एग्लूटिनिन मिलेगा। और जिस ब्लड सेल्स के पास बी एग्लूटिनोजन है, उसके प्लाज्मा के पास ए एग्लूटिनिन मिलेगा। और जिसके पास ए बी ब्लड सेल्स है, उसके पास एग्लूटिनिन होगा ही नहीं। और जिसके पास ओ बी है, उसके पास भी कुछ भी, उसके पास अल्फा बीटा दोनों ही एग्लूटिनिन नहीं होंगे। अभी चीज को मतलब समझिए, जैसे अल्फा का को कॉन्ट्रा बीटा करेगा तो होगा दोनों अल्फा बीटा, लेकिन एक सेल में होगा एक प्लाज्मा होगा। जो सेल के पास प्रोटीन है वो ब्लड ग्रुप जरूरी होता है, और हमको वही को कंसिडर करके हम वही ब्लड ग्रुप को देते हैं। इसको बोलते हैं EBO सिस्टम बोलते हैं। ये उस टाइम पे डेवलप हुआ था। अब क्या होता है ना, अब ये वर्क हुआ, ये जो एग्लूटिनिन है, ये वर्चुअली काउंटर प्रोटीन है जो को एग्जिस्ट करेगा। अगर ए एग्लूटिनोजन है तो उसका काउंटर प्रोटीन जो हमारे शरीर में जो एक साथ रह सकता है, जैसे कोई एक दो दुश्मन हो, लेकिन कौन से कौन दुश्मन एक साथ रह सकते हैं उनके लिए, तो बीटा इसमें रहेगा। अगर ए एग्लूटिनोजन है तो बीटा एग्लूटिनिन रह सकता है। अगर अल्फा नहीं नहीं सकता, मतलब अल्फा नहीं रह सकता। इसलिए अगर अल्फा कभी आएगा उसके साथ तो वो मिलेगा। इसलिए ए के साथ बीटा रहेगा और बी के साथ अल्फा रहेगा। बस ये चीज है इसमें समझना। एग्लूटिनोजन जो होगा उसके काउंटर जो है वो बीटा होगा, वो एक साथ रह सकता है। बस ये समझना है, इसलिए उसमें रिएक्शन नहीं होगा। अब होता क्या है ना, जब हम खून किसी का ट्रांसफर करते हैं, तो हमने देखा था ये पैथोजेंस वाला सिस्टम देखा था। अगर किसी को खून दिया, सपोज करो मेरे को खून दिया जा रहा है और मेरा ब्लड ग्रुप है ए ब्लड ग्रुप। ये मैं बता रही थी कि ब्लड ग्रुप को जब हम सोचते हैं तो क्योंकि हमारे पास तो ए भी है और बी भी है, लेकिन हमारे ब्लड सेल के पास कौन सा एग्लूटिनोजन जो है उसको हम एज अ ब्लड ग्रुप के लिए कंसिडर करते हैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होए। तो अगर मेरे पास अल्फा ए ब्लड ग्रुप है, तो मुझे अगर बीटा बी ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाएगा किसी कारण से, तो क्या होगा ना, मेरे शरीर के लिए वो पैथोजन होएगा, क्योंकि मेरे आसपास के ब्लड ग्रुप वाले देखेंगे ये भैया ये तो कोई नया चीज आ गई है हमारे शरीर में, ऐसा तो कोई चीज हमारे शरीर में थी नहीं। तो हमारे शरीर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाएगी। वो मेरे खून को, मेरे जो खून चढ़ा है उसके ब्लड सेल्स को मारने की कोशिश करेंगे।
और मेरा जो खून जो चढ़ा है ब्लड सेल्स, उसमें भी ब्लड सेल्स है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करेंगे। तो आपस में जब वो लड़ाई होएगी तो अल्टीमेटली वो फेटल हो जाती है और होमोलाइसिस का क्रिएट करती है, मतलब इंसान की डेथ हो जाती है उसमें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ही हमारा ही खून लड़ रहा है आपस में। तो अल्टीमेटली वो जो काम था उसको ऑक्सीजन ले जाना, वो सब वो तो कर ही नहीं रहा, वो तो लड़ने लग गया। तो और बेसिकली हमारे खून के खुद हमारे ब्लड सेल्स भी मरने लग रहे। दो अल्टीमेटली दोनों ही ब्लड सेल्स मर रहे हैं ना, अल्फा भी मर रहे हैं, बीटा भी मर रहे हैं, ए भी मर रहा है, बी भी मर रहा है। तो इसके कारण से फिर उसके बाद समझ में आया कि जब भी किसी को खून चढ़ाना हो तो उसका जो खुद का जो ब्लड ग्रुप है वो ही चढ़ाना चाहिए। अब इसमें एक चीज होती है, ये जो ए बी है, इसके पास तो अल्फा भी है, ए ब्लड ग्रुप भी, ए एग्लूटिनोजन भी है और बी एग्लूटिनोजन भी है। तो इसको हम दोनों ही चढ़ा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए दोनों ही पैथोजन, क्योंकि वो अल्फा हमारा शरीर उसका शरीर अल्फा को भी पहचानता है, उसका शरीर बीटा को भी पहचानता है। तो उसको अल्फा और बीटा दोनों, ए और बी दोनों ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल गेनर बोलते हैं। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है उसके पास एग्लूटिनोजन है ही नहीं, लेकिन उसको इस तो वो एग्लूटिनोजन, उसका शरीर एग्लूटिनोजन को समझता ही नहीं। तो उसको अगर हमने ए बी या ए बी कुछ भी चढ़ा दिया तो उसके लिए वो सही नहीं रहेगा, उससे उसको डेथ हो जाएगी। लेकिन क्योंकि उसके पास एग्लूटिनोजन है ही नहीं, तो वो हम ए ओ ब्लड ग्रुप हम किसी को चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसके पास, क्योंकि एग्लूटिनोजन है ही नहीं, उसके पास तो सिर्फ ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल अपन दूसरा जिसको भी चढ़ा रहे हैं वो शरीर ब्लड सेल को तो पहचानता ही है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर वो फेटल नहीं होता है। सर ये एक बार अगर आप देख लीजिए, फिर मैं वो प्लस माइनस की बात कर लेते हैं। नहीं ठीक इसमें ठीक, कुछ है ये ठीक है, वो यही चीज है यही, बस यही समझना है कि जो हमारा ए ग्रुप होगा उसमें एग्लूटिनोजन ए होगा, तो उसके साथ एग्लूटिनिन बीटा होगा, बस जिसमें बीटा होगा वो उसमें कौन सा? अल्फा, बस ये वाला जो ये लिखा हुआ है ना एग्लूटिनोजन। अल्फा के साथ बीटा रहेगा, लेकिन हाँ अल्फा सेल में है तो बीटा प्लाज्मा में है, और नहीं, बीटा वो नहीं, प्लाज्मा ब्लड तो एक ही बात है ना, अल्टीमेटली जब एक नहीं ए नहीं और टी नहीं, दोनों वो पॉइंट सेल में और प्लाज्मा में हाँ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, को वो एग्जिस्ट एग्जिस्ट करेगा। करेंगे, लेकिन हम कंसीडर कंफ्यूज नहीं होने के लिए जो सेल के पास प्रोटीन है उसको ब्लड ग्रुप के लिए कंसीडर कर लेते हैं, नहीं ताकि तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हुए। प्लाज्मा में इसलिए हमेशा याद रखिए कि जो एग्लूटिनोजन है अगर वो ए है तो उसके साथ को एग्जिस्ट करने के लिए बीटा होगा, अगर बीटा होगा। बी है तो उसके साथ अल्फा होगा, ये को एग्जिस्ट करेगा और दूसरा को एग्जिस्ट नहीं करेगा, बस ये अंतर है सिर्फ में। अब इसके बाद हमने एक और चीज देखी होगी ना, हमारे ब्लड ग्रुप के साथ एक तो आता है ए और बी, फिर एक आता है ए बी प्लस, ए बी माइनस, ए प्लस, ए माइनस। ये ए होता क्या है? ये पहले क्या ना बंदर में पाया गया था, हाँ हमारे पास भी, लेकिन बंदर में एक स्टडी करके पाता था, इसको बोलते हैं RH फैक्टर। अब माइनस कुछ नहीं होता है, या तो RH फैक्टर है या RH फैक्टर नहीं है, दो चीज होती है। माइनस, ये प्लस माइनस मतलब कि उसके पास RH फैक्टर नहीं है, प्लस मतलब RH फैक्टर उसके शरीर खून में है, बस इतना होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कम ज्यादा, प्लस माइनस कम ज्यादा के लिए नहीं कंसिडर किया जाता है। प्लस मतलब है, माइनस मतलब RH फैक्टर नहीं है। अगर मेरे पास RH फैक्टर नहीं है तो मेरे को RH फैक्टर वापस से, मतलब मेरे को RH फैक्टर देंगे तो वही वो मेरा पैथोजन बन जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव जो RH फैक्टर होना जो होता है ना, प्लस जो होता है वो हमेशा डोमिनेट करता है। जैसे XY में Y डोमिनेट करता है, वैसे RH फैक्टर पॉजिटिव हमेशा डोमिनेट करता है। तो इसमें एक चीज हमको थोड़ी सी अभी समझनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना RH पॉजिटिव फैक्टर डोमिनेट करता है, तो अब जो है ना ओनली 15% लोग बचे जिनके पास नेगेटिव नहीं होता RH, जनरली सबके पास RH फैक्टर मिलने लग गया है। और अब इसमें एक चीज होती है, अगर सपोज करो एक लेडी को प्रेग्नेंट होना है, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड का RH पॉजिटिव है और वाइफ का RH नेगेटिव है। सपोज करो हस्बैंड का पॉजिटिव है और मदर का नेगेटिव है, तो पहला जो बच्चा, क्योंकि जब तक वो बच्चा पेट गर्भ में रहता है तब तक बच्चे क्योंकि पॉजिटिव डोमिनेट करता है,
तो बच्चे का 99% वो जो RH फैक्टर होगा वो पॉजिटिव होएगा। तो ठीक है, ये यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चलता है, क्योंकि जब तक बच्चा एम्ब्रॉय अगर अंदर तक है तब तक उसके खून से माँ के खून का कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। वो अलग खून रहता है, ये अलग रहता है, कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा होता है तो जब वो एम्ब्रिकल कॉर्ड को काटते हैं तो वो खून थोड़ा सा माँ बेटे बच्चे में एक्सचेंज हो जाता है। तो जैसे ही वो खून एक्सचेंज होता है तो उनको पता ये RH जब, क्योंकि माँ के पास तो RH नेगेटिव, माँ के पास तो RH फैक्टर है ही नहीं, और वो बाप के थ्रू RH फैक्टर उस माँ के गर्भ में जाता है। तो जैसे ही वो माँ के गर्भ में RH फैक्टर जाता है तो वो अपना शरीर उसके लिए एंटीबॉडी क्रिएट करता है और उसको खत्म कर देता है। वो थोड़ा सा ही होता है खून, तो वो खत्म हो जाता है, इससे तकलीफ कभी उस पे तो पहला बच्चे की बर्थ में प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन जब सेकंड बच्चा होने लगता है, सपोज दोबारा कंसीव किए, तो अब तकलीफ ये होती है कि माँ के शरीर ने RH प्लस पॉजिटिव को RH के लिए एंटीबॉडी क्रिएट की हुई है। अब वो बच्चा के जैसे ही खून आता है तो ये माँ के खून में सेंसर्स जनरेट हो जाते हैं कि कुछ है जो पहले एक बार आया था पॉजिटिव, जिसके लिए हमने ये एंटीबॉडी क्रिएट की थी, ये वापस से हमारे शरीर में कहीं पे आया है। तो वो क्या करते हैं, उस बच्चे को मारने की कोशिश करती है, इसलिए उसके बाद में ना मिसकैरेज होने लगते हैं। तो अगर ऑल्दो अभी एक मेडिसिन आ चुकी है, एक इंजेक्शन वगैरह आते हैं जिससे ये RH फैक्टर वाले को मतलब उस चीज को अवॉइड किया जाता है, बट जनरली इसके लिए एज अ थेरेपिस्ट हमको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर पहला बेबी के पास अगर 2-3 मिसकैरेज हो रहे कंटिन्यू विद इन 2-3 मंथ्स ऑफ कंसीविंग, तो हमको एक बार RH फैक्टर को भी ध्यान में लाना चाहिए। कहीं माँ बाप का ब्लड ग्रुप में अलग RH फैक्टर्स के कारण तो ये चीज नहीं हो रही है, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करवाने की बात करनी चाहिए। सर कुछ ऐड करना? गुड, कंटिन्यू। अब एक ऑर्गन बचता है हमारा स्प्लीन, जो जनरली ऑल्दो है तो सबसे बड़ा लिम्फोइड टिश्यू, बट ये खून WBC ब्लड सेल्स में भी हेल्प करता है। तो एक तो हमने देखा था जब WBC RBCs का मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में समझाया भी था पहले भी कि RBCs की लाइफ स्पेन होती है 120 डेज। 120 दिन बाद क्या होता है ना, वो RBCs है ना खूब सारा पानी पी के फूल जाता है। तो वो जैसे ही वो फूलता है और वो घूमते घूमते स्प्लीन के पास जाता है, स्प्लीन उसको कैप्चर कर लेता है, और फिर वहां पे वो जो मैंने बताया था कि WB वो हीमोग्लोबिन को हम लोग कैटालाइज करके वो हिम अलग करते, प्रोटीन ग्लोबिन अलग करके सब कुछ वो होता है। तो ये सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है स्प्लीन में। तो ये स्प्लीन का सबसे बड़ा काम होता है कि ब्लड सेल्स, डेड ब्लड सेल्स को कैप्चर करके खत्म करके रीयूज के लिए डाल दे रहा। तो अब देखते हैं इसका फंक्शन देखते हैं स्प्लीन के। और स्प्लीन 120 ग्राम्स का जनरली होता है। तो इसका ये देखिए ना, इसका लिखा हुआ फंक्शन पे इन एम्ब्रॉयडिक्स पे, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तब उसके बोन मैरो से डेवलप नहीं होते, तब उसका खून बनाने का काम स्प्लीन में होता है, लीवर में होता है, और 2 जगह और बताई थी उधर होता है, क्योंकि बोन मैरोस में तो बन नहीं पा रहा होता, तो वो बाकी जगहों पे बनता है, तो उसमें स्प्लीन एक हेल्प करता है। और ये होता है रेक्टो एंथर सिस्टम, ये वो ग्रेवयार्ड जो मैंने भी आपको बताया कि वो खून RBCs को कैप्चर करके उनको दोबारा यूज करने के लिए यूज करता है। ये जैसे लीवर हमारे खून को स्टोर करता है, स्प्लीन भी 150 मिलीलीटर ऑफ 150 मिलीलीटर ऑफ खून को स्प्लीन को अब स्टोर करके रखता है। और स्प्लीन का सबसे बड़ा क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में वो एकदम निचोड़ के अपने आप को जीरो कर लेगा, और खून वो 150 ml जो खून उसके पास है वो हमको शरीर में बहने के लिए दे देता है। और क्योंकि ये स्प्लीन इसका लिम्फोइड टिश्यू है, तो हमारी डिफेंस लिम्फ मींस डिफेंस सिस्टम, जैसे मैंने आपको बताया था रीनल मींस किडनी, और कार्डिक मींस हार्ट, वैसे लिम्फ जब भी आए तो मतलब होता है डिफेंस, कुछ ना कुछ वो डिफेंस से रिलेटेड है वो।
तो सर ये हो गया स्मूथ टिश्यू मसल से बना, तभी अपने आप को स्क्वीज करके जीरो हो जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक, वेरी गुड। तो ये एक नोट कर लीजिएगा आप लोग, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। तो अभी आपने पहले प्रारंभिक दशा में इसको पढ़ा है। ये रेटिकुलो आरईएस सिस्टम, आरईएस कहलाता है, आरईएस, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, आरईएस। तो आरईएस मेंबर है ये। आरईएस मेंबर का मतलब क्या हुआ कि ये डिफेंस सिस्टम की मेंबर है। तो हम जो लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि डिफेंस माने क्या हुआ कि आपके जैसे पुलिस, सेना में पैदल, कोई सीएसएफ, कोई बीएसएफ, कोई ब्रिगेड कमांडो, जितने नाम है सब जो है इस डिफेंस के सारे लोग जो हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के मेंबर हैं। तो हमेशा ये मानिए कि दिस सिस्टम इज डिफेंस सिस्टम, और उस सिस्टम के जहां भी साइट्स कहलाते हैं, कहीं जो है उनको मोनोसाइट कह देते हैं, कहीं आप लिम्फोसाइट कह देते हैं, कहीं बेसोफिल कह देते हैं, आपको भी ब्रेन में कुछ और दूसरे मिल जाए, एस्ट्रोसाइट्स वगैरह मिल जाएंगे। ये सारे नाम जो है इस सिस्टम के हैं। उसी तरह आपको कफर सेल मिलेंगे लीवर में, ये सारे डिफेंस के मेंबर हैं जिनके अलग अलग नाम हैं। उसी तरह जैसे समाज में हमारे यहाँ डिफेंस के अलग अलग नाम निर्धारित है। तो ये एक सिस्टम आता है कि ये क्वेश्चन कभी कोई पूछ रहे आरईएस क्या है, आरईएस माने रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। सर जैसे तो ये सिस्टम वैसे ही सिस्टम हो गया है सर, जैसे जीआईटी का सिस्टम है। हाँ, इसको नहीं, डिफेंस का भाई ऑर्गेनाइजेशन बना, हर जगह बैठे हुए हैं ना, हर जगह बैठे हुए, इसलिए उन्होंने एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम बोल दिया कि ये सिस्टम हर जगह, ब्रेन में भी है, अभी आपके लिवर में भी बैठा हुआ, आपके ब्लड में बैठा हुआ है, आपकी इसमें बैठा, स्पिन में बैठा हुआ है। तो इन सब में और हर जगह एक्टिव रहते हैं। ये कोई फैगोसाइट्स कहलाते हैं, कोई मोनोसाइट निकल कर कभी चले जाते हैं वहां ब्रेन में, उनका नाम दूसरा हो जाता है जब पहुंच जाएंगे वहां। तो इसीलिए ये सारे मेंबर हैं। यानी जैसे आपकी कोई आज किसी डिफेंस में हो, आर्टिलरी में हो, कल उसको बना दिया जाए कि वो ब्लैक एंड कमांडो हो गया, तो वैसे ही यहाँ इनकी स्थिति है। तो इसको एक सिस्टम का नाम दिया गया है, जिसको नॉर्मली लोग बाद में समझते हैं, लेकिन अभी चूंकि पहला शब्द यही पढ़ा जाता है सेमेस्टर 1 में ही, लेकिन लोग बताते हैं इसको चौथी सेमेस्टर में। ठीक है, तो इसलिए पहले वो शब्द समझे रहिए, इसको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का मतलब कि डिफेंस का सिस्टम है, जिसके हर जगह मतलब फैगोसाइटोसिस माने उसको इनगल्फ कर लेना। उसी तरह डिफेंस के जितने नाम है सब आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो वो नाम जो है ये नाम के लिए। ठीक है, तो हम लोग आगे एनी क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आगे इसको खत्म करें हम लोग। थोड़ा बंद कर दें, 5 मिनट का ब्रेक दे दें।